जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारा टॉपिक है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, ये हमारा एक पेपर होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके अति लघु प्रश्न हैं और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मैं आपको इन्हीं में इस तरह समझा दूंगा कि उसके बारे में आप पूरी तरीके से लिख के आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक काम करें, इस वीडियो को 2-3 बार देख लें और एक बार केवल अपना गैस पेपर है जो है उसे पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहला टॉपिक हमारा जो शांति, शिक्षा एवं सतत विकास है, इसके बारे में हम पेपर के ही बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें पेपर के बारे में पता चल जाए कि पेपर का कहाँ तक विस्तार है या पेपर कहना क्या चाहता है हमसे, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो पहली बात तो होगी हमारी शांति और दूसरी बात होगी ये सतत विकास। तो सतत विकास को हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और शांति तो आपका पीस होता ही है। तो शांति का मतलब ये होता है कि हम अपने समाज में शांति बनाकर रहें, और जिस तरह से हमारा समाज है वो एक माला की तरह, जैसे एक माला पूरी एक तरह की होती है, उसी तरह से हमारा समाज है वो वर्क करे, और जिससे हमारे समाज में प्रोग्रेस आए। जिससे हमारे समाज में प्रोग्रेस आएगी तो उससे हमारी जो छवि है हमारे देश की वर्ल्ड में वो बढ़ेगी, और हमारा देश में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शिक्षा की हो गई, चाहे बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, वो सब सही से वर्क करेंगी, और जो सारी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। ठीक है, तो शांति बहुत ज़रूरी है समाज में। दूसरी बात होती है सतत विकास, और सतत विकास पर आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो सतत विकास होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो सतत विकास का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, मतलब हमारे पास वाटर हो गया या कोई भी जो मिनरल्स हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, वो कम है। ठीक है, वो एक ना एक दिन ख़त्म होने हैं। तो उसका यूज हम इस तरह से करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बच जाए। तो इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। ठीक है, तो ये पर्यावरण के संबंध में ये डेफिनेशन होगी कि सतत विकास आपका होता क्या है, कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारे संसाधन हैं, उनका यूज़ हम इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बच जाए। तो ये हमारे पूरे टॉपिक का मतलब हो गया। अब चलिए दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को बाई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि सत्य और अहिंसा और असत्याग्रह के बारे में किसने बताया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया। तो जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह है, इसके बारे में बताया था महात्मा गांधी जी ने। किसने बताया था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते ही हैं। महात्मा जी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में पोरबंदर नामक जगह है, वहाँ पर हुआ था, और ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इन्होंने 2 बुक लिखी हैं। एक बुक है इनकी सत्य के प्रयोग, और दूसरी बुक है इनकी हिंद स्वराज। कौन सी है, हिंद स्वराज। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन ओपिनियन और हरिजन नाम से पत्र भी लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो मैंने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसे केवल आप सुन लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। तो धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है कि जो हमारे कंट्री में आप देख सकते हैं कि मेनली 4 रिलीजन है। ठीक है, आपके हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और आपके क्रिश्चियन हो गए, और आपके जैन, बौद्ध हो गए, ये लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग हैं ये सब धर्मों का सम्मान करके चलें और किसी में बाधक ना बने। ठीक है, सभी रिलीजन का क्या करें, हम बराबर सम्मान करें, बराबर रेस्पेक्ट करें, और सबको बराबरी का हक दें। तो यही हमारी सहिष्णुता होती है। तो इसमें कौन सी चीज़ बाधक नहीं होती, परिवार का वातावरण। हाँ भैया, परिवार का वातावरण तो हो सकता है कि परिवार में आप किस तरह से क्या आप न्यूज़ आती है टीवी में, तो डिबेट आती है, तो उसमें आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आप पर्टिकुलर पार्टी से या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं, तो आपके परिवार का जो वातावरण है वो आपका हो सकता है बाधक। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको कुछ बनना है, तो आपका वो क्या होता है, एक व्यक्तिगत स्वार्थ होता है कि आप उसके लिए प्रमोट करते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और वो किसी एक पार्टी से जुड़ा है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए ये जो सहिष्णुता है या जो हमारी भाईचारा है उसे बिगाड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी
नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो राजनीति तो आपको पता ही है, सहिष्णुता लाती है, डिवाइड एंड रूल। और ये आपका चौथा ऑप्शन है द, यानी कि दैनिक नैतिक आचरण। नैतिक आचरण है ये आपका इसमें बाधक नहीं है। नैतिक आचरण का मतलब क्या होता है, तो नैतिकता हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 3। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। मतलब आप अगर टेंशन में तनाव में है तो क्या काम कर सकते हैं या क्या काम नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको बताना है कि अगर आप तनाव में हो तो इसमें कौन सी तकनीक है वो नहीं है। तो व्यायाम करेंगे तो आपका तनाव है वो कम होगा, हाँ भी होगा, सही बात है। सामाजिक जुड़ाव, आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो भी होगा, कम होगा। अगर आप परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, मतलब परिस्थिति के अनुकूल कार्य कर लेते हैं, तो इससे भी आपका तनाव कम होगा। तनाव कम किससे नहीं होगा, चिंताग्रस्त रहने से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो सही है। 4 पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से चरित्र विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसमें आप देखिए चरित्र के लिए टीवी तो हटा दीजिए, टीवी तो फर्जी लोग देखते हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी। विद्यालय में असहयोग करेंगे तो कोई बात तो बनेगी नहीं। कक्षा में चरित्र व्याख्यान कर दीजिए बहुत सारे, लेकिन अगर आप उसे सही से नहीं ले रहे हैं तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सदाचार युक्त वातावरण है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 5वां। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था। तो ये आपका अष्टांगिक मार्ग था वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था आपको महात्मा बुद्ध ने। कैसे याद कर लोगे भैया, तो अष्टांगिक मार्ग को हमने अभी क्या कहा, फोल्ड कहा, 8 फोल्ड पाथ। और जो बुद्ध जी की अगर आप कभी भी मूर्ति देखते हैं, अभी उनका कभी चित्र देखते हैं तो उनके बालों में इस तरह का फोल्ड होता है। तो इसी से देख लीजिए कि बुद्ध के जो बालों में क्या है, फोल्ड। इसीलिए जो 8 फोल्ड पार्ट दिए हैं वो किसने दिए, महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 6, अहिंसा असत्य सत्य अपग्रह और ब्रह्मचार्य की शिक्षा किसने दी थी। तो जो इसकी जो शिक्षा दी थी वो दी थी जैन दर्शन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है, मतलब किससे हिंसा फैलती है। तो भैया भ्रष्टाचार से फैलती है, या आपकी मनोवैज्ञानिक हिस्सा, या आपकी धमकी देना, या आपकी क्लासिज्म, या भ्रष्टाचार। तो इसका जो सही आंसर है भ्रष्टाचार करने से हिंसा फैलती है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। सभी छात्रों को एक ढंग से कार्य करवाना चाहिए, कभी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सबकी नीड्स अलग होती हैं, हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो पहला तो ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। ठीक है, दूसरा कठोर दंड देके तो कभी कोई बच्चा सीधा ही नहीं हुआ है, अगर कठोर देने से हो जाता तो आजकल सभी सही हो जाते। स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, अपने आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर लोगे तो इससे भी कुछ नहीं होगा जब तक बच्चों की नीड्स के बारे में आपको पता ना हो। तीसरा है व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। हाँ भैया ये क्वेश्चन सही, ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है, क्योंकि व्यवहार के अगर आप पर्याप्त विकल्प रखेंगे तो बच्चा सही वर्क कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है। मौखिक बोले तो मुंह से क्या दोगे भैया, गालियां दोगे तभी तो हिंसा होगी। तो 9 का सी सही है। अगर 10वां की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, मतलब जो आपकी यूनिटी है, नेशनल यूनिटी, उसमें बाधक नहीं है। क्या बाधक नहीं है, ये आपकी व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये तो है बाधक है, क्योंकि व्यक्ति एक पॉलिसी एक आइडियोलॉजी को क्या करने लगता है, प्रमोट करने लगता है। असमान आर्थिक विकास, गरीब और ये कार्ल मार्क्स का तो इसी में रोल था कि गरीब और अमीर के बीच में, बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में, तो ये तो है ही। देश में जातिवाद, ये भी है। कौन सा नहीं है, पथ निरपेक्षता, यानी कि जो सेकुलरिज्म है वो है। ये पथ निरपेक्षता क्या होता है कि जो आपकी पथ निरपेक्षता ये कहती है कि आपके यहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन इन रिलीजन यानी कि इन धर्मों को सबको आप एक आंख से देखते हो, तो इस पथ को हम कहते हैं सेकुलरिज्म या कहते हैं पथ निरपेक्षता। ठीक है, तो सब भैया जब सब धर्मों को एक निगाह से देखोगे तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। तो ये बाधक है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका, क्या है, सही है। चारों के बारे में बता दिया। असमान आर्थिक विकास क्या होता है कि गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है। मतलब इंडिया की जो वेल्थ है वो पर्टिकुलरली कुछ परिवारों के पास है, चाहे अंबानी हो गया, अडानी हो गए, बिरला हो गए, और ये आपके बड़े बड़े परिवारों के पास है। और गरीब है वो बेचारा कैसा है, गरीब, ये क्या है, आर्थिक असमानता है। ठीक है, जातिवाद तो आप समझते ही हैं।
और व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मतलब एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक अपने पद को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्क करता है उसे हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को या जब आप अपनी कंट्री को पूरे विश्व से जोड़ देते हैं, ठीक है, हर एरिया से कनेक्टेड कर देते हैं, मतलब मेजर एरियाज हैं उनसे कनेक्टेड कर देते थे, मेजर कंट्री से आप क्या काम कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन है वो आ वाला यानी कि ए वाला सही है। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, ठीक है, मतलब मार्केट है वो जुड़ जाएगी। मार्केट जब जुड़ेगी तो क्या होगा, आपके जो देश हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देश किससे बने होते हैं, बेसिकली लोगों से ही बने होते हैं ना। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो बेसिकली यही था। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है। तो सतत विकास का पर्यावरणीय है, सामाजिक है, सांस्कृतिक भी है जी, असीमित है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि भैया देखो हम अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, पर्यावरण को हमें बचाना है जिससे हमारी आगे वाली पीढ़ी और अपने समाज को भी बचा के रखना है। ये असीमित उसीमित कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 13, सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो सतत विकास किसके लिए आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए हो सकता है, आर्थिक स्थिरता का अभाव मतलब आर्थिक स्थिरता है उसकी कमी हो जाए, अभाव हो जाए, असंतुलित विकास, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। संसाधनों का कम प्रयोग, संसाधनों का कम प्रयोग, ये ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ठीक है। और ये पहला वाला ऑप्शन है इसमें सही है, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो जरूरी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 प्रश्न कहता है सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया था? तो ये सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। 14वां प्रश्न हो गया। 15वां देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? तो इनने दिए थे 3 नियम। कौन से नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। स्व जागरूकता क्या होती? स्व जागरूकता यानी कि आप अपने आप में कितने जागरूक हैं अपने लिए। जैसे मान लीजिए IBPS का फॉर्म आया है या UPSSC की कोई जॉब आई है तो उसको आप लास्ट डेट से पहले कर देते हैं तो आप स्व जागरूक हैं अपने लिए। अगर आप डेट निकल जाती है फिर हाथ पे हाथ रख के रह जाते हैं तो आप क्या है? आप जागरूक नहीं है। और बाकी भी प्रॉब्लम है, ये तो मैं एक आस्पेक्ट बता रहा हूँ। बाकी प्रॉब्लम के लिए जैसे आपके परिवार के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए, आप अपने छात्रों के लिए कितना जागरूक हैं वही आपका क्या होगा? स्व जागरूक। स्व माने अपने आप और जागरूक माने जागरूक, कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं वो आपकी स्व जागरूकता कहलाती है। तो इसके जो ऑप्शन का आंसर है वो है सभी। ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। बहिरंग योग है, तो बहिरंग है ये आपका किसका आता है? ये आपका आता है, ये आपका आता है, ये आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ये सब होते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो उपयुक्त सभी ये आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते। अतरंग क्या होता है? तो अतरंग होता है वो आपका होता है, ये आपका होता है, ये भी इस सभी के अंदर आता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 4 हैं। ये 6-7 चीज़ें हैं, इन्हें मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट करके देखते हैं। पेपर में जाके आप ये मत सोचना कि कौन सा सही है और कौन सा मैं लगा दूं जिससे मेरा सही हो जाए। एलिमिनेट करना, ख़त्म करना ऑप्शनों को, सही हो जाएगा। पहला क्या है? संस्कृत विषय की उपयुक्त कक्षा लगा दो, क्या शांति स्थापित हो जाएगी? कभी नहीं होगी। हिंदी विषय की कक्षा लगा दो, कभी नहीं हो जाएगी। अलग से कक्षा व्यवस्था स्टार्ट कर दो, इससे भी कभी कुछ नहीं होगा, अलग कर दोगे। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, तो शांति शिक्षा होती है वो सभी में दी जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, किससे बनाया जा सकता है? नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों का विकास करने से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो उच्च कोटि की प्रार्थना कराने से कोई फायदा है नहीं, इसमें तो हटा गया। ये जो ऑप्शन है ये आपको सब सही लग रहे होंगे। नैतिकता यानी कि हम उसमें मोरालिटी डाल दें, क्या सही है क्या बता दें, तो बच्चा कैसा बन जाएगा? सुनागरिक बन जाएगा। सद्गुण मतलब अच्छे अगर आप उसमें गुण डाल दो तो अच्छा नागरिक बन जाएगा। लेकिन इसका जो ऑब्वियस आंसर है, मतलब जो सबसे सही आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर बच्चे को दी जाएगी वो आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। आजकल इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली आपकी शिक्षा की सही पद्धति का ना होना है। रोड लर्निंग में हम चलते हैं, रटाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, रटाते रहते हैं, जैसे अभी भी आप रट ही रहे हैं, ठीक है।
ये 56 या 70 जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हें आप रटेंगे, पेपर में जाके उगल देंगे, पेपर में जाके आप सही लगा देंगे। आपने कुछ सीखा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें इसका मर्म है वो उसे समझना होगा। पेपर को पास करना जरूरी है लेकिन समझना भी जरूरी है। रोड लर्निंग से कुछ नहीं होने का है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन इसमें हमारी भी गलती नहीं, क्योंकि ये पद्धति है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो हमें अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब इनोवेशन के लिए सरकार प्रमोट करेगी तो हम इनोवेशन करेंगे। अब रोड लर्निंग के लिए कर रही है तो रोड लर्निंग करेंगे। अगर हम ये करेंगे नहीं तो हमें आगे अपना फ्यूचर नहीं मिलेगा, और फ्यूचर नहीं मिलेगा तो लोग हमें वही कहेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन किसने दिया था? तो योग दर्शन आपका पतंजलि ने दिया था। बाबा रामदेव फेमस है, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, आँख बंद करके लगा देंगे। शांति निकेतन और विश्व भारती ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनकी एक बुक है गीतांजलि, इसको आप याद रखेंगे, और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो ये आपके जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं तो ये आपके हैं स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ठीक है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? तो ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है 2001 से 2010 तक, ठीक है, इसमें कुछ समझने का ही नहीं। शांति शिक्षा के लिए नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो समाज से बैठाने के लिए हैं। तो प्रकृति और मानव के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रकृति और मानव के बीच, ठीक है। अगले चलते हैं। सतत विकास संबंधित है, तो सतत विकास आपका आर्थिक से भी है, सामाजिक से भी, पर्यावरण से भी, और तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, बिल्कुल सही है। एक बात याद रखो, जब दो ऑप्शन है उसको एनिमुलेट ना कर पाओ तो समझो कि उपयुक्त वाला है वो सही है, ठीक है। किसका कथन है कि तनाव असंतुलन की वह दशा है जो प्राणी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप तनाव में हैं, ठीक है, आपको आईपीएल का मैच है वो देखना है, लेकिन आपका रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया है और आप देख नहीं पा रहे, तो उस समय आप तनाव में आ गए हैं और आप कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि मुझे कैसे भी क्या करना है, मैच देखना है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उत्तेजित दशा आपकी क्या है, मैच देखना है, और इसका अंत करने के लिए आपको प्रेरित हो रहे हैं अंदर से कि जाएं किसी का वाईफाई हॉटस्पॉट ले लें और मैच देख लें, या कोई अन्य तरीका का अपना लें, चाहे रिचार्ज करवा लें। तो ये जो ऐसा ऑप्शन बात है ये किसने कही है? ये आपकी कही है गेट्स ने। किसने कही है? गेट्स ने। अगला 28 प्रश्न है शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां कौन सी हैं? तो ये श्रमदान हो गया, बाल, और ये आपका सामूहिक कार्य होगा, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अष्टांग योग के अंतर्गत कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग मतलब 8, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। पहला चरण कौन सा है? तो ये अष्टांग का पहला चरण है वो यम है, यम नियम आसन, ठीक है। तो 30 का जो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यम, ठीक है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम जो होते हैं वो होते हैं आपके 5 प्रकार के, याद कर लीजिए, याद करने वाला है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जो जनता का शासन जनता द्वारा किया जाता है और जनता के लिए होता है, ये बात आपकी अब्राहम लिंकन ने कही थी। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, तो तनाव प्रबंधन की जो तकनीक नहीं है वो सदैव चिंताग्रस्त रहना है। अगर चिंताग्रस्त रहोगे तो टेंशन कैसे खत्म होगी? गलत बात है ना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और ज़्यादातर जो यूएन की बॉडी है वो वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद की है, उसी के बाद बना है हमारा यूएनओ, ठीक है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, तो अष्टांगिक योग में आपका ये विधि विधान है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं वो हैं, ठीक है। सीखना आदतों की निर्माण की प्रक्रिया, ये आपकी जो बात कही थी वो रायबर्न ने कही थी, यानी कि 36 का सी है, ये याद करने की है, तो इन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? तो नवजात शिशु है ये आपका ये लेता है, ये आपका 20 से 22 घंटे की लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, आपका ए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ये मुझ पे थोड़ा मिस आउट हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, तो सामाजिक गुणों का विकास,
आदर्शवादी मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम, ये सब जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड हो रहा है कि पर्यावरण तो बहुत ज़रूरी है। और वैल्यूज़ हैं वो इंडिया में तो है ही नहीं, ठीक है। करप्शन होता है उसके लिए अंदर अंदर मान लिया जाता है कि हाँ करप्शन करना सही है। आदर्श वाली वैल्यूज़ की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सार्वजनिक हित की शिक्षा है घृणा की शिक्षा, हिंसा की शिक्षा या शांति की शिक्षा। तो घृणा की शिक्षा तो कोई नहीं देगा, हिंसा की कोई नहीं देगा, तो उपयुक्त सभी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है वो सही है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न जो आपसे कहता है निम्न में से शांति कौशल की विशेषता है। तो ये आपका विश्वसनीयता, समन्वय, तो ये इन दोनों को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये दोनों सही हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। 40 का क्या ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार जो व्यक्तित्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और शांति के आधार हैं। तो ये शांति के आधार सभी हैं। 41 का जो आंसर है वो डी है, ठीक है। ये इद ईगो और सुपर ईगो की जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रॉइड ने। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी सी है, वो क्या है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति 3 रूप में होता है। तो ये होता है भैया फ्रॉइड के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रॉइड के अनुसार। 44 का आपका जो आंसर है वो है आपका ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। था एक बार रिपीट कर देते हैं, अंतर्मुखी और बाहरमुखी ये जो सब कॉन्सेप्ट थे वो आपके युंग साहब ने दिए थे, ना कि फ्रॉइड ने। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। और पीछे वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कौन सा था ये, इसमें भी जो मैं बता रहा था वो आपका सही है। कितना सोता है? 20 से 22 घंटे सोता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे। तो आपके जो न्यूमैन और स्टर्न हैं इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे वो बताए थे आपके वो आपके बताए थे वो आपके बताए थे 3। कितने बताए थे? 3 बताए थे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है वो दोबारा देख लेते हैं कुछ। तो आपके न्यूमैन तथा स्टर्न ने बताए थे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे? 2 प्रकार के। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये मुझ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये आपका अब आंसर सही है, ठीक है। मैंने 1 बताया था, ये गलत है। ये आपका जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। 45 का बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व को 3 रूपों में एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक ये सब है। ये किसने बताया था? तो ये आपका बताया था सेल्डन ने। किसने बताया था? सेल्डन साहब ने। आदत दूसरा स्वभाव है, ये बात किसकी है? तो ये बात आपकी है जेम्स की। किसकी बात है? जेम्स की। तो ए आंसर सही है। भय गुण, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है। तो ये बात है वो आपकी कहलाती है, वो क्या कहलाती है? सहमितिजन्यता, ठीक है। बालक सबसे महान आवश्यकता है और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, ये आपका पॉइंट है। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था स्पेंसर ने। किसने कहा था? स्पेंसर ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक है वो वॉटसन साहब हैं, ठीक है। और इन्होंने बुक भी लिखी थी बिहेवियरिज्म। सर्वप्रथम देश के व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य इसके उपरांत किया जा सकते हैं। ये बात किसकी थी? तो ये बात जो कही थी वो आपकी कही थी वो कही थी आपकी वो कही थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्वीकरण के उदाहरण है। तो वैश्वीकरण मतलब विश्व को जोड़ना, एक पूरे विश्व को जोड़ना। तो सार्क है, IMB है और UNO, ये सब के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण के ये सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो कौन सा? सामाजिकता, एकांत प्रियता, खुलापन, स्वार्थपरता। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खुलापन, ठीक है। अनुबंधन की खोज किसने की थी? अनुबंधन का निर्माण होता है, तो अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही व्यक्ति है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका वुडवर्थ का है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन थे? तो मनोविश्लेषण के थे ये आपके थे फ्रॉइड साहब। अनुकूलन की अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका दिया था पावलव ने।
निम्नलिखित में से कौन सा शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा और विवाद ये नहीं है कुछ, ठीक है। शांति कौशलों का आधार क्या है? तो शांति कौशलों का जो आधार है वो है सृजनात्मकता या तनाव व दबाव, संवेगात्मकता या संकीर्ण विचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आक्रमणता, आक्रामकता। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर पूर्णानंद, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो हमने 62 क्वेश्चन है ये कर लिए हैं, इन्हें 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और 1-2 में मिस्टेक हो गई थी उसे आप सही कर लीजिए, क्योंकि ये सब होता रहता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।